नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 17 काकी के अभ्यास के प्रश्न करेंगे, जिसके रचयिता सिया राम शरण गुप्त जी हैं। इस काकी कहानी को हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको इसके सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारा पहला प्रश्न जो कि पाठ में से है, बड़े सवेरे उठते ही श्यामू ने क्या देखा? तो इसका उत्तर है, श्यामू ने देखा कि उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। यानी कि उसकी जो माँ है उस पर सफ़ेद रंग का कपड़ा ओढ़ा हुआ है और वे उन्हें भूमि में लिटाया हुआ है। और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। यानी कि विलाप का अर्थ है रोना धोना। अगला प्रश्न, कौन सी बात श्यामू से छिपी ना रह सकी? तो इसका उत्तर है, यह बात श्यामू से छिपी ना रह सकी कि उसकी काकी और कहीं नहीं बल्कि ऊपर राम यानी कि भगवान के यहाँ गई है। तो इसमें क्योंकि लोगों ने उसे ये कहा था कि तुम्हारी माँ जो है और वो तुम्हारे मामा के यहाँ गई है, लेकिन उसके सामने ये बात छिप ना सकी कि उसकी माँ जो है राम के यहाँ गई है। अगला प्रश्न, पतंग उड़ती देखकर श्यामू का हृदय क्यों खिल उठा? तो इसका उत्तर है, पतंग उड़ती देखकर श्यामू का हृदय इसलिए खिल उठा क्योंकि उसे लगा कि मैं पतंग ऊपर आकाश में भेजूंगा, जिसे पकड़कर मेरी माँ नीचे उतर आएगी। अगला प्रश्न, श्यामू ने पतंग किससे और क्यों मंगवाई? तो इसका उत्तर है, श्यामू ने पतंग अपनी सुखिया दासी के लड़के भोलू से मंगवाई ताकि वह पतंग को ऊपर आकाश में भेजकर अपनी काकी को नीचे उतार सके। अगला प्रश्न, श्यामू को भोला ने मोटी रस्सी का सुझाव क्यों दिया? तो इसका उत्तर है, श्यामू को भोला ने मोटी रस्सी का सुझाव इसलिए दिया क्योंकि काकी पतली डोर से नीचे नहीं उतर पाएगी और अगर मोटी रस्सी होगी तो काकी आराम से नीचे उतर जाएगी। कि यदि अगर डोर जो है पतली होगी तो जो काकी है अगर वे उससे उतरेंगी तो उस डोर के टूटने का डर बना रहेगा, इसलिए मोटी रस्सी की बात की गई ताकि वे आराम से उस मोटी रस्सी को पकड़कर नीचे उतर जाएं। अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न, उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो ये देखते हैं, गुरुजनों ने श्यामू को क्या विश्वास दिलाया? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प। तो हमें इनमें से जो भी सही है उस पर सही का निशान लगाना है। कि गुरुजनों ने श्यामू को क्या विश्वास दिलाया? काकी चाचा के पास गई है, काकी मामा के पास गई है, काकी काका के पास गई है या काकी राम के पास गई है? तो उन्होंने यह विश्वास दिलाया था कि तुम्हारी काकी मामा के पास गई है, मामा के घर गई है। अगला देखते हैं, पतंग के चिपके कागज पर क्या लिखा था? विकल्प हैं इसके, दादी, नानी, काकी, मामी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा काकी। आगे देखते हैं, श्यामू किसके लिए उत्कंठित था? घूमने जाने के लिए, मिठाई खाने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए, फिल्म देखने के लिए? तो इसका सही उत्तर क्या है? पतंग उड़ाने के लिए। अगला देखते हैं,
पहले दिन श्यामू ने पिता की जेब से कितने पैसे निकाले? दुअन्नी, अठन्नी, 1 रुपया या चवन्नी? तो पहले दिन उसने पिता की जेब से कितने पैसे निकाले थे? चवन्नी। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन किसने किससे कहे लिखिए। ये कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये कथन किसने किससे कहे। पहला कथन देखते हैं, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। तो ये कथन किसने कहा था? ये कथन श्यामू ने कहा, किससे? अपने पिता विश्वेश्वर से। अपने पिता विश्वेश्वर से। अगला है, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। तो ये जो कथन है ये भोला ने कहा। भोला ने किससे कहा ये कथन? भोला ने ये कथन विश्वेश्वर से। हमारा जो अगले प्रश्न है वे बातचीत से संबंधित हैं। तो हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, श्यामू ने पैसे क्यों चुराए थे? श्यामू ने पैसे क्यों चुराए थे? इसका उत्तर है, श्यामू ने पतंग, डोर और रस्सी खरीदने के लिए पैसे चुराए थे। अगला प्रश्न, विश्वेश्वर ने श्यामू को क्यों मारा? तो इसका उत्तर है, क्योंकि श्यामू ने उनकी कोट से पैसे चुराए थे। अगला प्रश्न, भोला श्यामू से अधिक समझदार था, यह किस बात से पता चलता है? तो इसका उत्तर है, जब भोला पतली डोर की बजाय मोटी रस्सी का प्रयोग करने की बात करता है जिससे काकी को नीचे उतारा जा सके, भोला की इस बात से पता चलता है कि वह श्यामू से अधिक समझदार था। अगला प्रश्न, मुखबिर का क्या मतलब है? कहानी में भोला को मुखबिर क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, मुखबिर का मतलब है खबर देने वाला या जासूस। मुखबिर का अर्थ क्या होता है? खबर देने वाला या जासूस। कहानी में भोला को मुखबिर कहा गया है क्योंकि विश्वेश्वर की एक ही डांट से घबराकर भोला ने श्यामू के चोरी के बारे में सारी जानकारी उसे दे दी। अगला प्रश्न, अनुमान और कल्पना से संबंधित। पतंग पर काकी लिखा देख विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए थे, यानी कि सन्न होकर, बेसुध होकर। हतबुद्धि का अर्थ होता है सन्न हो जाना या बेसुध हो जाना। आगे की कहानी के बारे में कल्पना कीजिए कि आगे क्या हुआ होगा। आप अपनी कल्पना के आधार पर इसका उत्तर बताइए। देखते हैं, आगे की कहानी में विश्वेश्वर को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। उसने झट से श्यामू को गले लगा लिया होगा और फूट फूट कर रोने लगे होंगे। तो आप भी अपनी कल्पना के आधार पर इस कहानी का कि आगे क्या हुआ होगा इस कहानी में, ये आप बता सकते हैं। या इसमें ऐसा भी हो सकता था कि शायद विश्वेश्वर जो है बिना कुछ कहे ही वहाँ से चुपचाप निकल गया होगा, या और भी आप कल्पना के आधार पर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए यदि श्यामू की चोरी न पकड़ी जाती और वह पतंग उड़ाने में सफल हो जाता तो क्या होता? कि अगर उसकी चोरी पकड़ी ना जाती, विश्वेश्वर उसे ना पकड़ता, तो वह पतंग उड़ाने में सफल हो जाता तो क्या होता? पहली बात, उसने पतंग में मोटी रस्सी लगाई थी जिससे वह पतंग को नहीं उड़ा पाता, क्योंकि पतंग उड़ाने के लिए पतली डोर लगती है। कि अगर जैसे उसने मोटी रस्सी बांध दी थी
तो उससे तो वो पतंग को उड़ा ही नहीं पाता, क्योंकि पतंग उड़ाने के लिए हमें पतली डोर चाहिए होती है। और यदि वह पतली डोर लगाकर पतंग को उड़ाने में सफल हो भी जाता तो उसे निराशा ही मिलती, क्योंकि जो इस संसार को छोड़कर एक बार चला जाता है वह किसी भी कीमत पर लौटकर नहीं आ सकता। कि अगर वो कामयाब भी हो जाता पतंग उड़ाने में, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हासिल होता, उससे निराशा ही मिलती। उसका जो भ्रम था कि अगर मैं पतंग उड़ाऊंगा तो उसकी रस्सी को पकड़कर मेरी जो काकी है वो नीचे उतर जाएगी, तो उसका ये भ्रम जो है टूट जाता और वह निराश हो जाता। हमारा अगला प्रश्न है जीवन मूल्य से संबंधित। तो देखते हैं, ये है प्रश्न। मैं यह पतंग राम के यहाँ भेजूं, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। कहानी में रस्सी के सहारे काकी को नीचे लाने की बात श्यामू के बाल मनोविज्ञान यानी कि उसके भोलेपन को उजागर करती है। क्या आपने भी भोलेपन में कुछ ऐसा किया है जिसे सोचकर आपके मन में आश्चर्य, अफसोस या हंसी जैसे भाव उठते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है हाँ। मैं जब तीसरी कक्षा में थी तब परीक्षा के आने पर मैं अपनी कॉपी पर जय माता की लिख देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि माता रानी मुझे परीक्षा में पास करवा देंगी। लेकिन जब मुझे सच्चाई का पता चला तब मुझे खुद पर बहुत हंसी आई। आप भी कोई भी एक ऐसी घटना लिख सकते हैं यहाँ पर जिसमें कि आपको फिर बाद में उस पर पछतावा हुआ हो, अफसोस हुआ हो, या आपको हंसी आई हो अपनी उस हरकत पर। अगला प्रश्न देखते हैं। श्यामू ने अपने पिता के कोट की जेब से 2 बार पैसे चुराए। क्या आप इसे चोरी अपराध मानेंगे, और यदि हाँ तो क्यों? तो इसका उत्तर है मेरे विचार से मैं ना तो इसे चोरी मानूंगी और न ही अपराध, क्योंकि श्यामू ने पतंग लाने के विषय में अपने पिताजी से बात की थी, लेकिन उन्होंने ही उसकी बात की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण श्यामू को चोरी करनी पड़ी। लेकिन उसका इस कार्य के पीछे उद्देश्य जो है वह गलत नहीं था। उसका जो इरादा है चोरी करने के पीछे वो गलत नहीं था। वो तो सिर्फ अपने भोलेपन में अपनी जो माता है, अपनी जो काकी है, उसे राम के यहाँ से, भगवान के यहाँ से वापस लाना चाहता था। आप ऐसी परिस्थिति में क्या करते? यदि आपके साथ ऐसी परिस्थिति हो जाए तो आप इस परिस्थिति में क्या करते? तो इसका उत्तर है मैं भी ऐसी परिस्थिति में शायद वैसा ही करता या करती जैसा श्यामू ने किया था। तो हम भी बच्चे होते तो भोलेपन में हम भी ऐसा ही करते कि शायद ऐसा करने से हमारी जो काकी है वह भगवान के घर से वापस आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह भाषा में से है, भाषा की बात से संबंधित। दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। इस वाक्य में रोते रोते तथा धीरे धीरे के प्रयोग द्वारा यह बताया गया है कि रुदन क्रमशः शांत हो गया, अर्थात रुदन की प्रक्रिया धीमे होते होते शांत हो गई। अब इस तरह के वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। जैसे पहला शब्द पहला दिया गया है खेलते खेलते, तो इसका हम वाक्य बना सकते हैं श्याम खेलते खेलते ही सो गया।
अगला है चलते चलते। चलते चलते राजू धड़ाम से गिर गया। खाते खाते। खाते खाते टीवी नहीं देखना चाहिए। बनते बनते। रोहन का काम बनते बनते बिगड़ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखिए तथा साथ ही उनके अर्थ लिखिए। ये शब्द दिए गए हैं, हमें इन शब्दों को क्रम में लिखना है कि पहले नंबर पे, जैसे ये क्रम संख्या दी गई है 1 2 3 4, ऐसे ही ये 12 शब्द हैं और 12 ही यहाँ पर क्रम संख्या दी गई है। तो हमें क्रम में लगाना है कि पहले कौन सा शब्द आएगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, उसमें भी जो वर्ड्स होते हैं उन्हें सिस्टमैटिकली क्रम में लगाया जाता है। उसी तरह हिंदी भाषा के भी शब्दकोश होती है, उसमें भी शब्दों को उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। जैसे ये देखिए, सबसे पहले जो है, यदि हम शब्दकोश में शब्दों को क्रम में लगाएं तो पहले स्वरों का स्थान आएगा और उसके बाद व्यंजनों का स्थान आएगा। पहले सभी स्वर आएंगे अ आ ई और उसके बाद सभी व्यंजन आएंगे क से ज्ञ तक। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे हमने लिखा है अग्नि, क्योंकि अ स्वर है और वो सबसे पहले आता है। और उसके बाद क्योंकि पहले स्वर आते हैं तो पहले अ वाला ही शब्द आएगा। और उसके बाद हमने लिखा है अनमना। तो अब देखिए ये भी अ से शुरू है, ये भी अ से शुरू है। तो पहले अग्नि क्यों लिखा और बाद में अनमना क्यों लिखा, तो हम बताते हैं आपको। जैसे कि ये भी अ है, ये भी अ। यहाँ देखिए अग्नि, अनमना। देखिए ये अ, ये भी अ, तो ये इक्वल हो गया, इसे हम कट कर देते हैं। तो अब हमने इसके बाद देखना है, ये न है यानी कि व्यंजन, और ये पहले ई की मात्रा है। और अगर हम ग को भी देखें तो ग भी न से पहले आता है, तो इसलिए पहले अग्नि शब्द आएगा, बाद में न तो बहुत पीछे आता है। व्यंजनों में न का स्थान, ये देखिए न का स्थान यहाँ है, और ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा का स्थान स्वरों में है। और यदि हम ग को भी देख लें तो ग भी यहाँ पर आता है क वर्ग में, और न यहाँ पर, तो इसलिए अग्नि पहले आएगा और अनमना बाद में। उसी तरह फिर इच्छा तीसरे नंबर पर, फिर हमने लिखा है उत्कंठित, और उसके बाद हमने लिखा है 5वें नंबर पे उपद्रव। अब इनको भी देखते हैं, ये भी ऊ से शुरू है, ये भी ऊ से शुरू है। तो ये एक और उदाहरण से समझते हैं। उत्कंठित और उपद्रव। अब देखिए ऊ का स्थान स्वरों में है, स्वर से शुरू है, ये भी, ये ऊ और ऊ दोनों में है, तो इसे हम कट कर देंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे, ये है आधा त और ये है प। तो हम देखेंगे कि पहले त आता है या प आता है। तो हम देखेंगे पहले त आता है और फिर प आता है, तो इसका मतलब ये वाला हम पहले लिखेंगे उत्कंठित, और उपद्रव प बाद में आता है तो ये बाद में लिखेंगे। उसी तरह फिर आगे पतंग, फिर भूमि, मृत्यु, विघ्न, विलाप, हृदय, हतबुद्धि। अब इसमें भी ये व से और ये व से शुरू है, तो ये भी वी है, ये भी वी है, लेकिन ये घ पहले आता है और ल बाद में आता है। ये देखिए घ पहले आता है और ल बाद में आता है, तो इसलिए विघ्न पहले आएगा और विलाप बाद में। इसी तरह से हृदय और हतबुद्धि,
ये भी ह से शुरू है, ये भी ह से शुरू है, लेकिन इसमें री की मात्रा है और इसमें त है। ये री की मात्रा ये पहले आएगा और त जो है वो बाद में आएगा, व्यंजनों में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन शब्दों को क्रम में लगा सकते हैं, शब्दकोश के क्रम के अनुसार। तो अब इनका साथ में अर्थ भी जान लेते हैं। अग्नि, आग, अनमना, उदास, इच्छा, चाहत, उत्कंठित का अर्थ है व्याकुल, उपद्रव का अर्थ है उत्पात या उद्यम, पतंग का अर्थ है कनकोवा, पतंग को कनकोवा भी कहते हैं, भूमि, जमीन, मृत्यु, मौत या मरण, विघ्न, बाधा, विलाप, रोना, हृदय, दिल, हतबुद्धि, बेसुध। हतबुद्धि यानी कि बेसुध होना या सुन्न होना या होश खो बैठना। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।